हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड, जैसे कि हम फॉरेस्ट आर्ट के पेपर को डिस्कस कर रहे थे, तो हमारा साइंस सेक्शन का पार्ट बच गया था। आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम 41 से स्टार्ट करेंगे। 41 क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग डैश की कमी के कारण होता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, ये हमने बताना है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विटामिन सी के कारण स्कर्वी रोग होता है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब जैसे कि ऑप्शन में दिया गया है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो विटामिन सी से तो हमें पता लग गया, इससे स्कर्वी रोग, इसकी कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? विटामिन ए के कारण रतुंधी रोग होता है, जिसे कि इंग्लिश में बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी के कारण कौन सा रोग होता है? विटामिन बी के कारण बेरी रोग होता है, और इसके लक्षण जैसे कि पैरों की कमजोरी, सुन्नता, सूजन, सांस लेने में कठिनाई और दिल में विफलता है। और विटामिन डी के कारण रिकेट्स रोग होता है। रिकेट्स रोग, जिसके कारण बच्चों की हड्डियां कमज़ोर और मुलायम हो जाती है, ये शरीर में विटामिन डी के कारण होता है। तो ये आपने याद रखना है। विटामिन ए के कारण रतौंधी रोग, विटामिन बी के कारण बेरी रोग, विटामिन सी के कारण स्कर्वी रोग और विटामिन डी के कारण रिकेट्स रोग। तो आपने ये याद रखना है। रिकेट्स की स्पेलिंग RICKETS। तो इतना आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, द केमिकल यूज टू जॉइन द रेलवे ट्रैक और क्रैक्ड मशीन पार्ट अलोंग विद द एल्यूमिनियम इज। रसायन जिसका उपयोग एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया कर, किसके साथ? एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया कर मशीन के पुर्जे जोड़ने एवं रेल की पटरी को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो कौन से रसायन का उपयोग किया जाता है एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, Fe2O3। Fe2O3 का उपयोग एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया कर मशीन के पुर्जे जोड़ने एवं रेल की पटरी को जोड़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड। तो उसको क्या बोलते हैं? धातुओं को पतले तारों में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं तन्यता। ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। और जैसे कि द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ साउंड, एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ साउंड, टू प्रोड्यूस अ साउंड, उसको बोलते हैं धनविक। धनविक बोलते हैं, सोनरिटी बोलते हैं उसको, सोनरस बोलते हैं उसको। तो याद रखना है, धातुओं को पतले तारों में खींचने की क्षमता को तन्यता बोलते हैं, और एबिलिटी टू प्रोड्यूस साउंड उसको बोलते हैं सोनरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? तो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 3422 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का होता है 3422 डिग्री सेल्सियस। और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होता है? तो मेल्टिंग पॉइंट आइस का होता है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस से मेल्टिंग पॉइंट आइस का होता है, और फारेनहाइट में इसका होता है 32 फारेनहाइट। तो ये भी आपने याद रखना है। मेल्टिंग पॉइंट आइस का होता है 0 डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का होता है 3422 डिग्री सेल्सियस, और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड, डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट होता है 4027 डिग्री सेल्सियस। 4027 डिग्री सेल्सियस डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट होता है, और इसको फारेनहाइट में होता है ये 7280 फारेनहाइट। तो फारेनहाइट में भी आपने याद रखना है, और डिग्री सेल्सियस में भी। डिग्री सेल्सियस में मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का होता है 3422 डिग्री सेल्सियस, आइस का होता है 0 डिग्री सेल्सियस,
और डायमंड का होता है 4027 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज। बेंजीन का रसायन सूत्र क्या है? तो बेंजीन का रसायन सूत्र होता है C6H6। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, C6H6। तो केमिकल फार्मूला बेंजीन का होता है C6H6। और C2H4 को हम बोलते हैं इथीन। इथीन का केमिकल फार्मूला होता है C2H4। ये होता है इथीन का। C2H2 इथाइन का होता है, इथाइनिन, C2H2 इथाइन। और C4H4 को बोलते हैं हम साइक्लोब्यूटाडाइन। C4H4 को बोलते हैं साइक्लोब्यूटाडाइन। ये भी आपने याद रखना है, C4H4 को बोलते हैं साइक्लोब्यूटाडाइन। C6H6 होता है बेंजीन का केमिकल फार्मूला, C2H4 होता है इथीन का, और इथाइन का होता है C2H2। अगला क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन है, विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोलिक एसिड इज एडेड टू रिएक्टिव मेटल। तनु हाइड्रोलिक अम्ल को अभिक्रियाशील धातु से मिलाने में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो ये होती है H2। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। H2 गैस प्रोड्यूस होती है जब हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करते हैं कोई भी रिएक्टिव मेटल में। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C4H10 आर। C4H10 में संरचनात्मक सभावयवों की कुल संख्या कितनी है? स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने हैं C4H10 में, कितने होते हैं? 2 आइसोमर होते हैं C4H10 में। और हेक्सेन में C6H14 में 5 आइसोमर होते हैं। 5 किस में होते हैं? C6H14 में, जिसको कि हेक्सेन बोलते हैं, उसमें 5 आइसोमर होते हैं। C4H8 में 5 होते हैं। C5H10 में 7 होते हैं। किसमें? C5H10 में 7 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ विच एलिमेंट इज 283। तो 283 एल्युमिनियम की होती है। ऑप्शन सी सही होगा। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इस तरह से लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो जैसे कि 2 4 6 10 और 2 12 और 13। तो 13 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एल्युमिनियम की होती है। एटॉमिक नंबर एल्युमिनियम का 13 है। 11 एटॉमिक नंबर सोडियम का होता है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 17 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल फार्मूला ऑफ एसिड प्रेजेंट इन बिगेनर। सिरके में उपस्थित अम्ल का सूत्र क्या है? तो सिरके में जो अम्ल उपस्थित होता है उसको बोलते हैं CH3COOH। लेमन में जो एसिड प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं सिट्रिक एसिड, जिसका केमिकल फार्मूला होता है C6H8O7। ये हो गया लेमन में। और एसिड प्रेजेंट इन मिल्क, मिल्क में जो एसिड प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, और जिसका फार्मूला होता है केमिकल C3H6O3। और जो एसिड प्रेजेंट होता है एप्पल में उसको बोलते हैं मैलिक एसिड, मैलिक एसिड, और जिसका फार्मूला होता है C4H6O5। तो जो एसिड प्रेजेंट होता है लेमन में उसका फार्मूला ये होता है C6H8O7, जिसको बोलते हैं सिट्रिक एसिड। एसिड प्रेजेंट इन मिल्क उसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड C3H6O3। और जो एसिड प्रेजेंट होता है एप्पल में उसको बोलते हैं मैलिक एसिड C4H6O5। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू कंट्रोल करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो उसको बोलते हैं रियोस्टेट। जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है करंट को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट में उसको बोलते हैं रियोस्टेट। और उसके बाद कुछ और एग्जांपल है, जैसे कि नेम द इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज टू मेजर द प्योरिटी ऑफ मिल्क। प्योरिटी ऑफ मिल्क को मापने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? लैक्टोमीटर का। और
टेम्परेचर को मापने के लिए थर्मोमीटर का यूज़ किया जाता है। नेम द इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज्ड फॉर मेजर विंड स्पीड। विंड स्पीड को मापने के लिए एनीमोमीटर का यूज़ किया जाता है, एनीमोमीटर। और नेम द इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज फॉर विच मेजर अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का यूज़ किया जाता है और ह्यूमिडिटी को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज़ किया जाता है। तो ये आपने सभी याद रखने हैं। नेम द इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज फॉर कंट्रोल करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट, रियोस्टेट। प्योरिटी ऑफ मिल्क के लिए लैक्टोमीटर, टेम्परेचर के लिए थर्मोमीटर, विंड स्पीड के लिए एनीमोमीटर, अर्थक्वेक के लिए सिस्मोग्राफ, ह्यूमिडिटी के लिए हाइग्रोमीटर। ये सभी आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। डायमंड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है? तो डायमंड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है जैसे कि 2.417 से लेकर 2.419 तक, तो अप्रोक्सीमेट हम बोल सकते हैं 2.42। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डायमंड का होता है 2.42। और 1.13 किसका होता है? ये होता है वाटर का, पानी का। वाटर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1.33। और 1.309 ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है आइस का। आइस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है 1.309। और वैक्यूम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 होता है। वैक्यूम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 होता है। तो ये सभी आपने याद रखने हैं। डायमंड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 2.42, वाटर का 1.33, आइस का 1.309, वैक्यूम का 1। तो ये सभी आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कन्वर्जिंग मिरर इज, कौन सा अभिसारी दर्पण है? कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर होता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं और डाइवर्जिंग मिरर को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कन्वर्जिंग मिरर होता है कॉनकेव मिरर और डाइवर्जिंग मिरर होता है कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन सरफेस वाटर एंड वाटर एट द डेप्थ ऑफ 2 किलोमीटर इन सी इज। सागर के पृष्ठ पर जल का तापमान तथा 2 किलोमीटर तक गहराई पर जल के ताप में अंतर कितना होता है? तो ये अंतर होता है 20 डिग्री सेल्सियस का। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। 54 क्वेश्चन है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रिक करंट इज। तो वो होती है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा में होती है इलेक्ट्रॉनों और विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा। 55 क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्ट टू ए 220 वोल्ट जनरेटर एंड ए इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर passes थ्रू द बल्ब, व्हाट विल बी द पावर ऑफ द बल्ब। तो हमसे पावर ऑफ द बल्ब इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हमारे पास वोल्टेज दी गई है, हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट दिया गया है। तो जैसे कि हमें पता है पावर इज इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू इलेक्ट्रिक करंट होती है। और इस क्वेश्चन में हमसे पावर पूछी गई है, वोल्टेज हमारे पास दी गई है 220 वोल्ट और करंट भी हमारे पास दिया गया है 0.5 एम्पियर। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 110 वाट। तो इस तरह से हमारा आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। तो जैसे कि ये 220 को हम जब 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1100 और एक पॉइंट आ जाएगा, तो ये जीरो कैंसिल 110 वाट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है क्लोज कर्व में। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र में होती है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। 57 क्वेश्चन है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या होता है?
तो एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का होता है वोल्ट। वोल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओम रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट ओम होता है। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट एम्पियर होता है और डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर होता है। तो ये सभी भी आपने ध्यान में रखने हैं। तो एसआई यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट, रेजिस्टेंस का ओम, मीटर डिस्टेंस का और एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट का। 58 क्वेश्चन है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज। किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फंक्शनल यूनिट किडनी का नेफ्रॉन होता है। और नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट होता है न्यूरॉन। तो ये भी आपने याद रखना है। न्यूरॉन नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम न्यूरॉन होता है और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होता है नेफ्रॉन। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। 59 क्वेश्चन है समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंगों का क्या उदाहरण है? मानव का हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, हमारे दांत तथा हाथी के दांत, मानव का हाथ और घोड़े के अग्रपाद। तो ये सभी इसके उदाहरण हैं समजात अंगों के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा और इसकी जो पौधों की वृद्धि और विकास में प्रमुख भूमिका होती है। 61 क्वेश्चन है पाइरूवेट के विखंडन से ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और बेक्रिया होती है। जो ब्रेकडाउन होती है पाइरूवेट की वो हमें देती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। वो टेक प्लेस करती है किस में? तो वो करती है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 62 क्वेश्चन है द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड। तो गैप बिटवीन दो न्यूरॉन्स को बोलते हैं हम स्नैप्स। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। 63 क्वेश्चन है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। द जाइलम इन प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। 64 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। निम्न में से कौन मनुष्य के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र वाहिका। तो इस तरह से हमने फॉरेस्ट का 2019 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम 2015 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।